साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और कुछ और क्वेश्चंस को अब हम यहाँ पे समझते हुए चलते हैं, जो कि हमारे सीएसआईआर के पीवाईक्यूज हैं 2020 के हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जीन थेरेपी से पूछा गया है, जो कि ऑलरेडी मैंने जीन थेरेपी जो है ये आपको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपके आईसीएमआर में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। याद होगा आपको, जहाँ पे फर्स्ट जीन थेरेपी जो दी गई थी 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल गर्ल में दिया गया था। ये आपको याद होगा, वो वाली कहानी थी जिसमें एडीए डिफिशियंसी वाली थी, एससीआईडी वाली स्टोरी थी। ठीक है, तो ये कहानी आपकी जीन थेरेपी वाले केस में चलता है। उसी से आसपास यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे फ्रेम करते हुए पूछा है, और आपसे कह रहा है कि जीन थेरेपी जो है ये आपका एक प्रॉमिसिंग टूल है फॉर एड्रेसिंग सेवरल डिजीजेस। अगर यहाँ पे डिजीज की बात की जाएगी तो हम कौन सी डिजीज को ठीक कर सकते हैं, तो एससीआईडी, सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज जो होती है उसको हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द अबव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पर जैसे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो पहला स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे इसको पढ़ने का प्रयास करूं कि जीन थेरेपी इन्वॉल्व द डायरेक्ट जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स या मॉडल टू अचीव अ थेरेपेटिक गोल। बिल्कुल सही बात है। हम जीन थेरेपी में डायरेक्ट वहां पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे इस केस में भी जब आपने पढ़ा होगा मेरे साथ लेक्चर, या नहीं पढ़ा है तो आप जाके दोबारा इसको देखिएगा। तो वहां पर हम जो यहाँ पे एडीए सेल्स जो होती हैं, एडीए डिफिशियंसी यहाँ पे आती है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे बेसिकली आपकी टी सेल्स और बी सेल्स खराब होती हैं, तो हम उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन वहां पे करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद करंट जीन थेरेपी जे डायरेक्टेड एट मॉडिफाइंग सोमैटिक सेल्स, बिल्कुल सही बात है। सोमैटिक सेल्स में हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि द ओनली सक्सेसफुल जीन थेरेपी आर दोज इन विच सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पेशेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाएगा और देन री इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा पेशेंट में। कहने का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि जीन थेरेपी में इनिशियली जब ये टेक्निक आपकी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुई, वहां पर यही किया गया कि जो भी पेशेंट थे, जो बीमार व्यक्ति थे, उनके जो गंदी सेल्स थी उनको हमने लिया। ठीक है, जो भी मान लीजिए सेल्स था उनको हमने उस पेशेंट से आइसोलेट किया, उनको ठीक किया और उसके बाद वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन क्या है कि ये आपका इस बात की गारंटी नहीं है कि जो सक्सेसफुल जीन थेरेपी है वो केवल इसी में ही पॉसिबल है या यही एक तरीका है। ठीक है, क्योंकि अब टेक्निक्स जो है वो आपकी इवॉल्व हुई है, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए जरूरी नहीं कि हम पेशेंट से ही लें। हमको ये मतलब सीक्वेंसिंग के माध्यम से या किसी चीज के माध्यम से मैंने पता लगा लिया कि पेशेंट में ये प्रॉब्लम है या इस जीन में प्रॉब्लम है, तो उस करेक्ट जीन को हम क्या करेंगे, हम दूसरे व्यक्ति में बना लेंगे। सपोज दैट हम किसी अदर पेशेंट में बना लिया या किसी और नॉर्मल में रेज कर लिया या आइस मतलब इकोलाई में रेज कर लिया या कुछ और कर लिया, वहां से हमने इसमें रीइंट्रोड्यूस कर दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपकी जीन थेरेपी जो सेल्स होंगी वो केवल रिमूव्ड की जाएंगी पेशेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से ये ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। और रेसेसिवली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स आर गुड टारगेट फॉर द जीन थेरेपी, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि रेसेसिव डिसऑर्डर्स में आते हैं, उनको हम जीन थेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो मोर और लेस ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अगर आप टेक्निकली साउंड है तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड भी करते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, अगर जीन थेरेपी की बात आई है तो आपको ये क्वेश्चन रुक कर एक बार पढ़ना जरूर चाहिए कि हाँ यार ये चीज तो सर ने पढ़ाया है। ठीक है, और बाकी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी वर्ड किसी भी स्टेटमेंट में, मैं आपको एक एजा मान के चलिए, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एजा आप मान सकते हैं कि जहां पे अगर एक्सक्लूसिवली वर्ड आ जाए, ठीक है, या ओनली वर्ड आ जाए, एक्सक्लूसिवली का मतलब कि मतलब बहुतायत में ओनली का मतलब कि केवल और केवल, ये स्टेटमेंट के में अगर ये वर्ड इस्तेमाल है तो थोड़ा सा आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि शायद यही स्टेटमेंट गलत होगा। हो सकता है सारी बातें सही लिखी हो, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि केवल और केवल यही चीज है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सीएसआईआर में अपनी अप्रोच लगा सकते हैं जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, बाकी ये इसकी 100% की गारंटी नहीं है, बट हाँ 90% आपको जरूर हेल्प करेगा कि आप क्वेश्चंस को ट्रैक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैल्विन बेल्सन साइकिल फोटोसिंथेसिस, जो कि मैंने आपको बार बार बोला और मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, और देखूंगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ा दूंगा। बट सच मायने में मैं कहूँ तो मुझे इसको पढ़ाने में इसलिए भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आप 9th और 10th से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और 11th 12th में बहुत अच्छे से आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपने वहां से पढ़ा है, थोड़ा बहुत बेसिक्स अगर आप देखेंगे ना तो कहानी बन जाएगी। हाई लेवल पे जो कुछ चीजें हैं वो थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका जेन्युइन आपका मतलब एक सिंपल फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, जो आप उसके साइकिल को देखकर आप सॉल्व कर
कर सकते हैं। तो केल्विन बेंसन साइकिल जो होती है बेसिकली आपका जो डार्क रिएक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप की रिएक्शन होती है मोटा-मोटा। एक आपका लाइट रिएक्शन होता है और एक आपका डार्क रिएक्शन होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा। लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एनएडीपीएच और एनएडीएच में तो कंफ्यूज ही नहीं होना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, मैंने आपको तरीका बता रखा है कि फोटोसिंथेसिस का पी निकालिएगा और एनएडीपीएच में जोड़ दीजिएगा। तो फोटोसिंथेसिस की जब कहानी आएगी तो वहां पे एनएडीपीएच की बात होगी। और इसी लाइट रिएक्शन में जो हमने एटीपी और एनएडीपीएच को बनाया है, उसी का इस्तेमाल करके हम डार्क रिएक्शन में क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे, अपना खान पौधे अपना क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे, भोजन का फॉर्मेशन करेंगे। यही कहानी होती है। अब चूंकि जब हम डार्क रिएक्शन में आते हैं तो हम इसको प्यार से केल्विन या बेंसन साइकिल बोलते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। एक आपका कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है जहां पे आपका 5 कार्बन होता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा फिगर में। एक आपका 5 कार्बन से एक जोड़ दोगे आप CO2 को, तो ये आपका 6 कार्बन के अप्रॉक्स आ जाता है। तो वही स्टोरी होती है। एक आपका कार्बोक्सिलेशन होता है, एक आपका रिडक्शन होता है और एक आपका क्या होता है बेटा, रीजनरेशन होता है। अब यहाँ पे साइकिल समझ लीजिए जो कि मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है। एक्चुअल में हुआ क्या, आपका रूबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट था। यहाँ पे ये आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का ये है। एक कार्बन यहां से आया, 5 और 1 को जोड़ दोगे तो ये 6 कार्बन के कंपाउंड में बदल जाता है। हालांकि ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल आपके बनते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे तो ये अल्टीमेटली जो स्टाइकोमेट्री है वो आपकी मेंटेन रहती है। 6 मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं अल्टीमेटली। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ CO2 यहाँ पे ऐड किया गया है। इस स्टेप में जो एटीपी आपने लाइट रिएक्शन में बेटा आपने बनाई थी उसका इस्तेमाल किया गया, एनएडीपीएच का इस्तेमाल किया गया और 3 फॉस्फोग्लिसरेट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि यही जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा ये आपके एनर्जी प्रोडक्शन वाया ग्लाइकोलिसिस या स्टार्च या शुगर की सिंथेसिस में चला जाएगा और यहां से जो आपका कार्बन होगा वो निकाल लिया जाएगा और रीजनरेशन, क्योंकि ये साइकिल जो है ये आपकी कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए, तो ये रीजनरेशन स्टेप होता है जहां पर एटीपी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम एटीपी का इस्तेमाल करके हम वापस से इसको जनरेट करते हैं। अगर आप एटीपी कंज्यूम पर भी जाते हो, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एक मॉलिक्यूल में एक एटीपी गया है, तो ये 2 मॉलिक्यूल में टोटल 2 एटीपी आपका यहाँ जाता है बेटा और एक एटीपी आपको रीजनरेशन कराने में जाता है। मतलब यहाँ पे आपको फॉस्फेट ऐड कराना है। ठीक है, और यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या होती है, जो आपने पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ा होगा, ठीक है, पीपीपी जिसको बोलते हैं, इसमें रिवर्स पीपीपी पाथवे जो होता है वो रन करता है। बस यही स्टोरी होती है जिससे घूम फिर के आपका रूबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट आपको देखने को मिलता है। तो C3 साइकिल में वैसे भी आप याद रख लीजिएगा 3 एटीपी जो होती है वो आपकी कंज्यूम होती है। बस सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसका भी आप आंसर कर लोगे। अब यहाँ पे आपको कुछ सारे स्टेटमेंट दिए गए थे, अब इसी स्टेटमेंट पे अपना आंसर ढूंढ लीजिए। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन एटीपी और एनएडीपीएच, बिल्कुल सही बात है। आगे से हम याद भी रखेंगे कि जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो मेरा क्या होता है बेटा, एटीपी होता है और एनएडीपीएच होता है। इसको मैं यूटिलाइज करूंगा इन द कार्बोक्सिलेशन फेज। अब यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कह दिया बेटा, कार्बोक्सिलेशन फेज में तो केवल हमने CO2 को ऐड किया है। इस कंडीशन में ये क्या बातें कर रहे हैं, CO2 थोड़े नहीं है, ये तो मैंने जो यूज किया है मैंने रिडक्शन फेज में किया है ना। तो यानी कि ये आपका गलत हो गया। अब जैसे ही किसी स्टेटमेंट पे आप श्योर हैं तो CSIR के क्वेश्चन को जब भी आपको ट्रैक करना है तो आपको वापस से जाके आपको कॉम्बिनेशन को चेक करना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो यानी कि ये आपका इनकरेक्ट है। तो यानी कि ए जहां जहां लिखा है उस ऑप्शन को धीरे से काट दो। अब मेरे पास केवल बी बचा, डी बचा, सी बचा, डी बचा, यानी कि डी जो है वो करेक्ट है। ऐसे भी समझ सकते हो कि डी पे मुझे माथापच्ची नहीं करनी है, दोनों में है। हालांकि डी का जो लॉजिक है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ए 7 कार्बन कंपाउंड स्यूडोहिप्टालोज आपका बनता है इन द रीजनरेशन फेज, जो कि मैंने आपको बताया। जब आप पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ते हैं तो वहां पे आपके बहुत सारे पेंटोज फॉस्फेट जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये सारे देखने को मिलते हैं। मतलब ये आपके बहुत सारे कंपाउंड्स 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन बनते हैं। तो रीजनरेशन फेज में आपका वही रिवर्स पेंटोज फॉस्फेट आप कह सकते हो साधारण सी भाषा में। ठीक है, तो यानी कि वो आपको रीजनरेशन में देखने को मिलता है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है मेरा ट्रू हो गया। इसके बाद कह रहा है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू द 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट इन द रिडक्शन फेज। तो यानी कि कह रहा है
कि ओवरऑल अगर मैं स्टाइकोमेट्री की बात करता हूं तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ रिडक्शन फेज में। बात बिल्कुल सही है। अगर मैं 6 मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो ये जो साइकिल चल रही है ये अभी एक कार्बन के लिए है, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए आप कह सकते हो या एक कार्बन के लिए। ये साइकिल जो होती है ये 6 बार रन करती है, इसी वजह से यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स की बात की गई है। बाकी स्टाइकोमेट्री पे आप बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाइए, नहीं समझ में आता है तो उसको मैं डिटेल में, इसका जब मैं फोटोसिंथेसिस आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं इस पॉइंट को आपको बेटर समझा पाऊंगा। बाकी मोटा मोटा अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ग्लिसरल 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आपको ग्लिसरैल्डिहाइड देखने को मिला इन द रिडक्शन फेज में। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर मैं क्या टिक करूंगा, बी और डी जो होगा वो करेक्ट होगा। बाकी जो सी ऑप्शन है, the action of aldolase enzyme for the production of fructose 1,6 bisphosphate takes place in the reduction phase। तो ऐसा नहीं होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा, तो सी तो आपको छूना ही नहीं है। तो इस तरीके से ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात किस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रैक किया। बाकी फोटोसिंथेसिस बेटा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, स्टार्च की सिंथेसिस, सुक्रोज की सिंथेसिस, ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। कहीं से आपको कंटेंट मिले, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे से ही पढ़ाई करिए, जो भी मास्टर की बात आपको समझ में आती है, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं, उनको आप जो है उनका वीडियो देखकर ये सारे टॉपिक्स जो हैं यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो उनको याद रखिएगा, उन क्वेश्चंस को आपको जरूर टिक करने हैं, सही करने हैं। तो इसीलिए अभी से जुड़ जाइए, और यही सब जो होंगे आपके, मतलब क्या कह सकता हूं कि मैं आपके बोनस बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्या रखा है, फोटोसिंथेसिस तो आपने 80% तो आप अपने मतलब 12th में या ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में पढ़ लेते हैं। बस 20% चीजों को और थोड़ा ऐड करके इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। समझ में आ रही है बात। अब थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चंस की बात करता हूं, ये क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था, टोटली बोनस क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है, जेन्युइन क्वेश्चन है। एक चार्ट जो मैंने आपको डीबीटी के टाइम से मैं लर्न करा रहा हूं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, आपको याद रखना है कौन किसको ट्रांसक्राइब करता है। तो सिंपल सी कहानी है, जो सेकंड होता है वो आपका एम आरएनए कह लो बेटा, मैसेंजर आरएनए या एमआई आरएनए को करेगा। ठीक है, थर्ड वाला जो होता है वो आपका ट्रांसफर आरएनए को करता है, और फर्स्ट वाला जो होता है वो मेरे राइबोसोमल आरएनए को करेगा। अब इसी के हिसाब से ट्रैक कर लो। तो एमआई आरएनए कौन करेगा, सेकंड करेगा। तो यानी कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है वाई के लिए। ठीक है, तो अब ये ऑप्शंस मेरे कट गए, ऐसे ऐसे ट्रैक करना है। फिर अब आपको देखना है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए करता है। अब देखो कहीं पर लिखा है राइबोसोमल आरएनए, यहाँ टी आरएनए है, कट गया। यहाँ एमआरएनए कट गया। यहाँ पर दिया है राइबोसोमल आरएनए, यहाँ पर दिया, हालांकि ये ऑप्शन होगा नहीं, तो 45S राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे जो दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्लांट में आपको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आपको देखने को मिलता है, और ये आपका एसआई आरएनए जो है ये आपके सिंथेसाइज बाय जो आपके ट्रांस स्प्लाइसिंग एसआई आरएनए ये है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करता है। तो ये 4 नंबर आपके झोली में आसानी से आ गए, और ये आपके बोनस क्वेश्चन है बेटा। ये चार्ट जो है, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, डेली इन चीजों को रिकॉल करिए, हर दिन पढ़िए। ठीक है, और ये चीजें आपके बोनस सिद्ध होंगे, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को आपको करने हैं, तभी कहानी जो है वो आपकी आगे बढ़ेगी। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे अगर मैं टेक्निक की बात करता हूं तो एक बहुत ही बढ़िया मैचिंग का क्वेश्चन किया गया है, दिया गया है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग मैंने आपको पढ़ा रखा है, बस आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी एंटीबॉडी जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे अपने पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, अगर मैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, अगर आपने कभी लैब में एक्सपोजर हुआ होगा तब तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं भी है तो भी आपको प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। सिंपल सी कहानी है, मुझे प्रोटीन का एक्सप्रेशन देखना है। हम एंटीबॉडी जो यहाँ पे डालते हैं वो हम या तो मोनोक्लोनल भी यूज कर सकते हैं या पॉलीक्लोनल भी कर सकते हैं, बस ये कहानी होती है आपके वेस्टर्न ब्लॉटिंग में। तो बी को मुझे थर्ड से मैच कर देना है। बाकी डिटेक्शन ऑफ अ साइटोकाइन यूजिंग अ सॉलिड फेज एलाइजा, अब यहाँ पर क्या है कि आपने एलाइजा के माध्यम से आप किसी पर्टिकुलर साइटोकाइन को देख रहे हैं। तो यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर साइटोकाइन को देख रहे हैं तो वहां पे आप पॉलीक्लोनल थोड़ा ना इस्तेमाल करेंगे, वहां तो आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक होते जा रहे हैं ना, तो वहां पर आपको क्या करना है, मोनोक्लोनल ही मुझे इस्तेमाल करना है। तो सी का मैं क्या करूंगा, फर्स्ट से लगा दूंगा, ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया।
बी को मैंने थर्ड से लगा दिया है, तो यानी कि ये मेरा कैंसिल हो गया। बी का थर्ड मुझे यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है, और सी का फर्स्ट मुझे यहां देखने को मिल रहा है। बी का सेकंड यहां है, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। इसके बाद डायग्नोस्टिक टिश्यू टाइपिंग। अब मैं किसी चीज की डायग्नोसिस पर्पज से जा रहा हूं, तो भैया किसी को बताओगे ना टिश्यू टाइपिंग में कर रहे हो, या कोई छोड़ो, ये भी छोड़ो, अगर ये आप इस तरीके से सोचो कि अगर आप किसी डिजीज के बारे में डायग्नोस कराना चाहते हो या पता लगाना चाहते हो, तो वो चीजें आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि नहीं स्पेसिफिक होनी चाहिए। सिंपल सी मोनोक्लोनल का मतलब है कि एक, ये आपको मैंने अपने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आपको पॉलीक्लोनल चाहिए कि आपको मोनोक्लोनल चाहिए भैया, तो मुझे वहां पे मोनोक्लोनल सेम मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे चाहिए होगा। समझ रहे हैं बात को? तो यानी कि डी को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट से मिला दूंगा, और बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन मुझे कराना है, तो मुझे चाहे मोनोक्लोनल दे दीजिए चाहे मुझे पॉलीक्लोनल दे दीजिए, दोनों से मेरा काम बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन था, एक डिसेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा, अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, इसे कर सकते थे, थोड़ी बहुत नॉलेज से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये कहानी आपकी हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका अभी 4 नंबर में क्वेश्चन है, मैं कहूंगा बोनस क्वेश्चन है, कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ प्रपोज्ड बाय कार्ल वुश डिवाइड लाइफ फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा, तो आपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, जो कि आपके कैरोलस लीनियस साहब ने दिया है, बहुत ही बेसिक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या उनमें ड्रॉबैक थे, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर आपका 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, और जो आपका मोस्ट एक्सेप्टेड रहा वो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो कि आपके विटेकर साहब ने दिया था, याद आया। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद जब आए एक जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये आपके कार्ल वूस ने दिया है। अगले बार के क्वेश्चंस के लिए याद रखना कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो मेरे कार्ल वूस ने दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको लिटरेचर पढ़ा देता हूँ, कि जो आपके कार्ल वूस, ये आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। दीज 6 किंगडम्स आर, जो कहे गए उनमें एक आपका आर्ची बैक्टीरिया था, एक आपका यू बैक्टीरिया बनाया, जाकि मतलब सॉरी, ये जो आपके थे, सॉरी, द दीज 6 किंगडम्स जो आपके बनाए इन्होंने, ठीक है, इन्होंने प्रपोज किया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को, ठीक है। तो ये आपके जो थे छठा किंगडम जिन्होंने, और चूंकि 5 किंगडम ऑलरेडी हो चुके थे, तो 6 किंगडम में आपका एक इन्होंने जो ऐड किया, उन्होंने आर्ची बैक्टीरिया को ऐड किया था, बाकी यू बैक्टीरिया वैसे ही था, प्रोटिस्टा था, फंगस था, प्लांट था, एनिमल था। इन्होंने सेपरेट किया आर्ची बैक्टीरिया को फ्रॉम द यू बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजर डिफरेंसेस सच एज द एब्सेंस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकॉन इन द सेल वॉल। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले बैक्टीरिया को किसमें रखा गया था बेटा, मोनेरा में रखा गया था, याद आया आपको। अब मोनेरा में रखा गया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाया कि नहीं भैया, आर्ची बैक्टीरिया थोड़े डिफरेंस है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो इन्होंने पाया कि जो आर्ची बैक्टीरिया, वैसे भी ये ऐसे बैक्टीरिया थे जो बहुत ही हार्श कंडीशन पे रहते थे, तो इन्होंने पाया कि जो इनकी सेल वॉल है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया की जैसी नहीं है। नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन होती है बेटा, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन होती है। लेकिन जो आर्ची बैक्टीरिया थे, इनकी जो सेल वॉल होती है, ये आपके म्यूको म्यूकोपेप्टाइड आप कह सकते हैं, ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड है या म्यूकोग्लाइकोसाइड है, इन चीजों से इनका सेल वॉल बना हुआ था। तो एक डिफरेंस आपका ये आ गया, और इसके अलावा क्या था कि इनके पास अकरेंस ऑफ द ब्रांच्ड चेन फैटी लिपिड था, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, मोनोलेयर होता है इंस्टीड ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन द मेम्ब्रेन, जो कि इनके मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम करता था, जिससे ये आसानी के साथ सर्वाइव कर सकते थे। तो ये जो मेजर डिफरेंस था, ये आपका आर्ची बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में था। यहां से मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, इसको समेट लीजिएगा। नॉर्मल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ठीक है। और जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, वो आपके म्यूकोपॉलीसेकेराइड आप कह सकते हैं, या म्यूकोपेप्टाइड कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी बोल सकते हैं। तो इसकी ये आपकी बनी होती है। और तो ये कहानी हो गई, इसमें 2 डिफरेंसेस हमने समझ लिए। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस ऑफ 16s राइबोसोमल आरएनए जीन, वूस फाउंड दैट 6 किंगडम नेचुरली क्लस्टर इनटू द 3 मेन कैटेगरी में भी डिवाइड किया जा सकता है। ही कार्ड दीज कैटेगरी को डोमेन ऑफ लाइफ कहा। दीज डोमेन्स जो बने, वो आपके बैक्टीरिया बने, आर्ची बने और यूकैरिया बने, जो कि बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर प्रोजियोनोइड से जो है ये कॉमनली ओरिजिनेट हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बाउंस किया होगा, तो इसको बहुत ही सावधानी के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या कि कार्ल बूस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया,
सिक्स किंगडम दिया तो इन्होंने आर्ची बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से मतलब अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनके में ब्रांच चेन फैटी एसिड लिपिड था और जो सेल वॉल था वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का नहीं बना था। फिर इन्होंने थोड़ी और स्टडी जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी किया, और हमेशा जो फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप स्टडी होती है, ये टर्म याद रखिएगा, हमेशा आपसे पूछा जाएगा। फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप जब आप पढ़ते हैं, इसी को हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है कि इवोल्यूशनरी अध्ययन मुझे करना हो कि कैसे-कैसे म्यूटेशन होके कैसे-कैसे वहाँ पे आपका ग्रोथ हुआ, किस तरीके से आपका क्या हुआ, तो वो जो अध्ययन किया जाता है वो मैं राइबोसोमल आरएनए जीन के आधार पे हम करते हैं, और वहाँ पे हम 16s राइबोसोमल आरएनए का इन्होंने यूज़ किया। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब पहले तो इन्होंने 6 किंगडम बनाया, लेकिन अब जब कार्ल बूच को और बुद्धि आई, ठीक है? कार्ल बूच को और बुद्धि आई तो इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी जो थी उसमें आर्ची को रखा, दूसरे में इन्होंने बैक्टी सॉरी हाँ, 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जिसको डोमेन ऑफ लाइफ कहा। एक आपकी आर्ची हो गई, एक आपकी बैक्टीरिया हो गया और एक आपका यूकैरिया हो गया। यानी कि जितने भी आपके यूकैरियोट्स वाले थे उनको उन्होंने यूकैरिया रखा और कहा कि ये सभी लोग एक कॉमन प्रोजेनेट से ओरिजिन हुए हैं। ठीक है? तो बस यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ कंपोज्ड ऑफ कार्ल वुड्स डिवाइड्स द लाइफ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ, तो इन्होंने राइबोसोमल आरएनए के बेस पे डिवाइड किया है या प्रोटीन सीक्वेंस के आधार पे किया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर और घुस के अंदर पूछेगा तो हम क्या आंसर करेंगे, 16s राइबोसोमल आरएनए। बस ये कहानी मुझे याद रखनी है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे इसको किया गया है, फिलोजेनेटिक कह सकते हो, इवोल्यूशनरी कह सकते हो। तो यहां तक कहानी हमने समझ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस तरीके से हमने जेन्युइन 4-5-6 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनका एक्सप्लेनेशंस आपको मिलता रहेगा। ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो भी आपके कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट देना होगा, ट्रिक होगा, उन सारी चीजों को मैं वहीं पर ही आपका कवर करता हुआ चलूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी